हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। और ये हमारा होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। अब ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा सा रिकेप लेते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने किस किस टॉपिक पर बात करी थी। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने जनरली 2 टॉपिक पर बात करी थी, या हमने 2 लॉ पढ़े थे, जिसमें हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था वो था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रेट लॉ। और रेट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो उस केमिकल चेंज होने की दर या उस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट रहेगी, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट को अगर आपको डिटरमाइन करना है, अगर आपको उस केमिकल रिएक्शंस की रेट जानना है, तो वो आप थ्योरेटिकली या किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन के थ्रू कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को परफेक्टली डिटरमाइन कर सकेंगे। ये हमें कौन बोलता है? ये हमें रेट लॉ बोलता है। और रेट लॉ से हमें एक एक्सप्रेशन मिला, और उस एक्सप्रेशन में हमें कुछ वैल्यू मिली थी, और उन वैल्यू को हमें कहां से निकालना है, वो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलती है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो हमें रेट लॉ से जो एक्सप्रेशन मिला और किस तरह की इक्वेशन के लिए हमने रेट लॉ से एक्सप्रेशन लिखा था। तो मान लो हमारे पास में कोई रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट बी है, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनसे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कोई इस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या रहेगा, किसके अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम? ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट लॉ रहेगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b की पावर n। और ये जो m प्लस n जो रहने वाला है, m प्लस n, ये क्या रहेगा? यही हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतनी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये क्या रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब बात आती है कि ये जो रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा है किसी भी रिएक्शंस के लिए, ये रेट एक्सप्रेशन हम रिएक्शंस को देख के क्या लिख सकते हैं? अगर कोई हमें रिएक्शंस दी जाए, मान लो कि हमें एक रिएक्शन दी है, चलिए हम एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रिएक्शन का। N2O5 से हमारा फॉर्मेशन हो रहा है 2NO2 प्लस O2। तो अगर हमें इस तरह की कोई रिएक्शन दी गई है, तो क्या इस रिएक्शंस को देखकर हम ये रेट डिटरमाइन, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है, ये लिख सकते हैं? और इस एक्सप्रेशन की मदद से क्या हम किसी भी रिएक्शन का या इस रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, हमने जो बोर्ड पर ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन ना होते हुए ये रिएक्शन कैसी होती है? ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती, तो हम इस रिएक्शंस को देखकर ये रेट एक्सप्रेशन लिख सकते थे। हम पता कर सकते थे कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी इस तरह की रिएक्शंस के लिए। अगर ये रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शन होती, और अगर ये रिएक्शंस के जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, उन सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशंस था, वो इस रेट को अगर अफेक्टेड करता, सेम वैल्यू के साथ अफेक्टेड करता, या जिस तरह से ये रिएक्शन लिखी हुई है, जिस तरह से हमें नजर आ रही है, उसी तरह से या उसी स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर ये रेट ऑफ रिएक्शंस अफेक्टेड होती इस कंसंट्रेशन से, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो हम देखकर या रिएक्शन से ही हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, चलिए पहले उसकी बात कर लेते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आखिर क्या होती है। तो हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो 2 तरह से होती है। किसके आधार पर ये 2 तरह से होती है? कि वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितनी स्टेप में कंप्लीट हुई है, उसके आधार पर सारी केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनना कि ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए एक एलिमेंट्री रिएक्शंस का आप एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का हम डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है, जिसमें H2 और I2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 2 मॉलिक्यूल, ये इस तरह की जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इसमें जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना था और जितने भी बॉन्ड का ब्रेक होना था, यानी जितने भी बॉन्ड का बनना था और जितने भी बॉन्ड का टूटना था, वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया
और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया एक ही स्टेप में। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि ऐसी रिएक्शंस जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप से होते हुए कंप्लीट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एग्जांपल के लिए यही हम N2O5 का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो N2O5 की जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। किस तरह से 2 स्टेप में कंप्लीट होती है? यहाँ पे लिख के देखते हैं हम इसे कि पहली स्टेप में क्या होता है? N2O5 जो रहता है N2O5 ये टूटता है। किसमें टूटता है ये, या किसमें फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करता है ये? तो N2O4 का फॉर्मेशन करता है, प्लस एक हाइड्रोजन का एटम यहां से रिमूव होता है, या एक हाइड्रोजन यहां से टूटता है N2O5 से और N2O4 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पहली स्टेप हो गई इसकी, या पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन में क्या रहेगा? सेकंड रिएक्शंस में 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्शंस करके O2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। ये रिएक्शन नंबर सेकंड हो गई। ये ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेप के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम कौन सी स्टेप का या कौन सी रिएक्शंस का हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, या कौन सी रिएक्शन से हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में उस रिएक्शंस को हम लेंगे जिसके द्वारा हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसकी स्पीड स्लो हो, जो स्लोएस्ट स्पीड में होती हो, या जिसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो। तो इसमें जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये काफी स्लो स्पीड में होती है, या इसका जो रेट रहता है वो काफी स्लो रहता है। तो इसमें जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी वो कौन सी रहेगी? रिएक्शन फर्स्ट रहेगी N2O5 के केस में। तो आपको समझ में आया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहती है उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा रहेगा? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप रहेगा जो कि सबसे स्लोएस्ट रहता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये केमिस्ट्री में आपको हमेशा पढ़ना रहेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे स्पेशल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होती है। ऑर्गेनिक जितनी भी, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन की नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिनका हमें मैकेनिज्म पढ़ना रहता है वो सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, और उनमें से आप कौन सी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग RDS, कौन सी स्टेप को RDS बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे कौन से स्टेप को बोलेंगे? जो स्टेप सबसे स्लो गति से होती है या जिसकी स्पीड सबसे स्लो होती है उसे आप RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि हम रेट एक्सप्रेशन कौन सी स्टेप के लिए लिखेंगे, RDS किसके लिए लिखेंगे? जिसकी स्पीड स्लो रहेगी। चलिए आते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शंस के होने में जितने भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशंस रहता है वो अफेक्ट करता है उस रिएक्शंस की रेट को। तो उन रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशंस की जो पावर रहेगी, उन रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन की जो पावर रहेगी, कौन से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन? उन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिससे रेट अफेक्टेड हो रही है, जिससे रेट कम हो रही है, रेट ज्यादा हो रही है, ऐसे रिएक्टेंट की जो पावर रहेगी, उन पावर का जो सम रहेगा, उन पावर का जो सम रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काफी टाइम तक, लंबे समय तक कंफ्यूजन रहता है। मैं खुद जब 12th पास हो गया था, BSc में आ गया था, तब तक इस बात का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा कि आखिर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस उन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर रहती है, उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर रहती है जिनके कंसंट्रेशन से, जिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट, जो उस रिएक्शंस की रेट है जिससे वो रिएक्शन हो रही है, जिन रिएक्टेंट से वो रिएक्शंस की रेट अफेक्टेड होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं पावर के सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब एक चीज यहां पे आती है, देखिए आप, देखिए एक रिएक्शन हम लेते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस लेते हैं हम, CH3COO C2H5 प्लस H2O। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या क्या मिलेगा? एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एक एथिल एल्कोहल मिलेगा, प्लस हमें एसिटिक एसिड मिलेगा और एथिल एल्कोहल मिलेगा, C2H5OH मिलेगा। ये हमारे 2 प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर हम देखें, अगर इसका हम जनरली रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? इसका जनरली रेट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? यहां लिख देता हूं, नीचे शायद दिखे नहीं तो। इसका अगर हम रिएक्शन देख कर अगर रेट एक्सप्रेशन लिखें,
एक्सपेक्टेड अगर रेट एक्सप्रेशन लिखें तो इसका रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर का कंसंट्रेशन, CH3COOC2H5 का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। रिएक्शंस को देखकर इस तरह से इसका रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए था, बट क्या एक्चुअल में इस तरह का रेट एक्सप्रेशन होता है? नहीं होता। एक्चुअल जो इसका रेट एक्सप्रेशन होता है प्रैक्टिकली देखा गया वो क्या होता है, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5, ये इसका रेट एक्सप्रेशन होता है प्रैक्टिकली जो लिखा गया, या जो इसका प्रैक्टिकली हमें रेट एक्सप्रेशन मिला एस्टर के हाइड्रोलिसिस का, वो ये होता है। ऐसा क्यों हुआ? वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो क्यों नहीं लिखा हमने रेट एक्सप्रेशन में? वो हमने वाटर का कंसंट्रेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन से, वाटर के कंसंट्रेशंस बढ़ाने से या वाटर का कंसंट्रेशन घटाने से ये जो एस्टर के हाइड्रोलिसिस की रेट थी इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वाटर का कंसंट्रेशन आप कितना ही चेंज कर दो, जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उस पर कोई अफेक्टेड नहीं पड़ेगा, वो उसी रेट के साथ होगा। इसलिए हमने यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लिखा। तो आपको समझ में आया होगा कि रेट एक्सप्रेशन में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं जिनके कंसंट्रेशन से रेट जो हमारी रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो अफेक्टेड होती है। चलिए, ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से लिखते हैं और कौन से रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। हम बहुत बार यही समझते हैं कि यार मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो सेम ही होती है, लेकिन सेम नहीं होती। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन आप सुन लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी को आप समझ लीजिए। तो मॉलिक्यूलरिटी होती है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में या उस रिएक्शंस को होने में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शंस के होने में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। अब अगर हम इसी एस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए अगर हम मॉलिक्यूलरिटी लिखें तो क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के या दो मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, एक एस्टर का मॉलिक्यूल्स, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जबकि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशंस की पावर कितनी है, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन में हमारा कंसंट्रेशन पावर 1 आई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कितना होता, 1 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 2, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। प्रैक्टिकली हमें क्या मिला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मिली। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जनरली ये जो हमारी रिएक्शन है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ये किस तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये स्यूडो ऑर्डर का रिएक्शन है। क्यों स्यूडो ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि इसकी रिएक्शंस को देखने पर आपको लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल या प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए इसे हम स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। जबकि हम इस रिएक्शंस के लिए बात करें, इस रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या रहेगा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देख लीजिए आप क्या है, इस रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा 2। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिकम्पोजिशन है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया। क्यों 2 आया, क्योंकि अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किस तरह से इसका रेट एक्सप्रेशन रहेगा, R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 2 है, इसलिए हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो कौन से ऑर्डर की रहेगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी। तो आपको समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। आपको समझ में आया यहाँ पे कि हम आरडीएस किसको लेके चलते हैं, आरडीएस हमेशा उस रिएक्शन
का या उस रिएक्शंस की उस स्टेप का हम लेंगे जिसकी स्पीड या जिसकी वेलोसिटी या जिसकी जो दर रहेगी वो सबसे स्लोएस्ट रहती है। तो ये हमने यहाँ से समझा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, आरडीएस समझा हमने, उसके बाद में हमने मॉलिक्यूलरिटी समझी। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का एक जनरल आइडिया और डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए आरडीएस हम कौन सी स्टेप के लिए लिखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस, इनको समझेंगे कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है, और हम इनके जो रेट कांस्टेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इनके एक्सप्रेशंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्लियर हुई होगी और आरडीएस क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और स्पेशली उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है या जो 12th में, क्योंकि जनरली ये जो हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स ये बीएससी फर्स्ट ईयर और हमारा 12th का टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।